wire of equal dimension and young modulus y1 and y2 are connected end to end. What is the equivalent young modulus for the combination? हमारे पास दो वायर हैं. सपोज इसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो दूसरे वायर की भी लेंथ L होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया A होगा, क्योंकि ये दोनों वायर इक्वल डायमेंशन के हैं. इनका यंग मॉड्यूलस y1 और y2 दे रखा है. अब इनको हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया. सो एक एंड से हमने इसको कनेक्ट किया और दूसरा एंड इसका लिया. अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी और क्रॉस सेक्शन एरिया होगा A. सपोज इसका हमको निकालना है इक्विवेलेंट यंग मॉड्यूलस, तो मैंने इसको y मान लिया. सो हमको y की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ y1 एंड y2. तो देखिए यंग मॉड्यूलस का अगर फॉर्मूला देखें, उसको डिफाइन करें तो ये होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस को हम लोग लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर एरिया, फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया. जैसे हमने फोर्स ये लगाया और ए क्या होगा? परपेंडिकुलर एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का. स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, तो सपोज करो कि अगर हमने इसमें फोर्स लगाया, इन दोनों साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, और इसमें फर्स्ट वाले L में, जिसका मतलब फर्स्ट वायर जिसका यंग मॉड्यूलस y1 है, उसमें हम आपका चेंज हुआ डेल्टा L1, और दूसरे वाले वायर में आपका चेंज हुआ डेल्टा L2. सो क्योंकि ये एंड टू एंड कनेक्टेड हैं और सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इसका जो नेट चेंज होगा, नेट चेंज इन लेंथ होगी, वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, यानी कि डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 के बराबर होगी, है ना. अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होते तो डेल्टा L1 इक्वल होता डेल्टा L2 के. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है. सो डेल्टा L1 की, डेल्टा L की जगह हम लोग लिख सकते हैं F अपॉन A. तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्या लिखा हुआ है ये? F L अपॉन A डेल्टा L, ऐसे लिखा हुआ है. तो हम लोग डेल्टा L की जगह FL अपॉन AY लिख सकते हैं. बट यहाँ पर लेंथ हम लोग कौन सी ले रहे हैं? यहाँ पर जो लेंथ ले रहे हैं, यहाँ पर लेंथ 2L है, जो ओरिजिनल लेंथ है. यहाँ पर देखोगे तो 2L लेंथ होगी, V मल्टीप्लाइड बाई 2. और डेल्टा L1 अगर कंसीडर करेंगे तो डेल्टा L1 हमारा ये होगा, फर्स्ट वाले वायर में जो चेंज इन लेंथ है, उसको अपन लिखेंगे FL. L क्या होगी? ओरिजिनल लेंथ होगी इसकी, डिवाइडेड बाय A सेम होगा इसका, और यहाँ पर लिखेंगे y1. सिमिलरली इधर लिखेंगे तो इधर y2 हो जाएगा. FL अपॉन A सब में सेम है, तो ये हो जाएगा y बाई 2, और इधर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा y1 y2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2. ये y लिखा हुआ है. सो इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 2y1, इक्विवेलेंट यंग मॉड्यूलस आ जाएगा y1, 2y1 y2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2. ऑप्शन देखेंगे तो थर्ड वाला सही होगा. In a YDSE setup, the distance between the slits varies as d equal to d naught plus a sin omega t. What is the difference between the maximum and minimum fringe width? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप में जो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है, दैट इज स्मॉल d, ये इसको टाइम के साथ वेरी कराते हैं बाय द एक्सप्रेशन d इज इक्वल टू d नॉट प्लस a साइन ओमेगा t. दैट मीन्स कि ये इसकी जो d है ये वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये टाइम का एक फंक्शन है. हमें फ्रिंज विड्थ का एक एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए. b इज इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा मतलब होता है जिस भी लाइट की वेवलेंथ हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. कैपिटल D क्या होगा? डिस्टेंस होगा बिटवीन द स्लिट्स और स्क्रीन. सपोज स्क्रीन यहाँ पर है, ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होगा कैपिटल D.
और स्मॉल डी तो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है। अगर हम बीटा को लिखें तो ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी की वैल्यू रखेंगे डी नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी। नाउ द क्वेश्चन आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इस वाले टर्म पर ए साइन ओमेगा टी, और ए क्योंकि कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड, सो साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करेगी। और साइन का ग्राफ अगर हम देखें तो जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 तक जाती है, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है, -1 तक जाती है। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हम बीटा को मिनिमम रखें दैट मीन्स इस वाले टर्म को मैक्सिमम करना पड़ेगा। सो हो जाएगा लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी नॉट प्लस ए, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, ए इंटू 1 1 हो गया, ए इंटू 1 क्या हो गया, ए हो गया। सिमिलरली बीटा मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी नॉट माइनस ए, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो हमें क्या पूछा गया, मैक्सिमम और मिनिमम फ्रिंज विड्थ के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम बीटा मैक्स माइनस बीटा मिन इक्वल टू, देखो लैम्डा डी दोनों में से कॉमन ले लो, 1 अपॉन डी नॉट माइनस ए बचेगा, माइनस 1 अपॉन डी नॉट प्लस ए बचेगा। ये देखो ये तो ए माइनस भी और ए प्लस भी है, एलसीएम ले लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। अब डी नॉट प्लस ए ऊपर जाएगा, डी नॉट प्लस ए इधर आ जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, डी नॉट प्लस ए हो जाएगा, और इधर लैम्डा डी हमारे पास है। तो यहाँ से डी नॉट और डी नॉट कैंसिल कर देंगे तो 2 लैम्डा डी ए डिवाइडेड बाय डी नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आंसर होगा। सो ऑप्शन में 2 लैम्डा ए डी डिवाइडेड बाय डी नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आंसर होगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल डी पे डिपेंड करेगा, ना कि स्मॉल डी नॉट पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ आर गिवन बिलो फॉर 2 substances, कंपेयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो देखो टेम्परेचर और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है 2 सब्सटेंस ए और बी के लिए, तो हमें उनके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि इसको अगर हम एस से डिनोट करें तो एस ए और एस बी में रिलेशन फाइंड करना है। सो अगर हम ये देखें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ से आती है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, हीट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। यहाँ से हम लोग स्पेसिफिक हीट को डिफाइन भी करते हैं। स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन करते हैं, Q अपॉन एम डेल्टा टी, यानी कि हीट गिवन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हीट को हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। बट हमारा टास्क ये है कि हमें टेम्परेचर और टाइम के बीच का ग्राफ चाहिए। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को टाइम से डिवाइड करते हैं तो Q अपॉन टी यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, पावर होता है। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा एम एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से अगर हम पावर को कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि जनरली पावर को कांस्टेंट रखा जाता है, सो हमारा ये डेल्टा टी अपॉन टी क्या हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाय एम एस। ठीक है, तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम डेल्टा टी को वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं या फिर टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं और टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, तो ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा स्लोप। इसको ऐसे लिख सकते हैं T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T माइनस 0, यानी कि Y2 माइनस Y1 X2 माइनस X1 इक्वल टू M।
तो ये हमारा स्लोप हो गया। और ग्राफ किसके बीच में, टेम्परेचर और टाइम के बीच में दिया हुआ है। तो अगर हम इसका स्लोप फाइंड करें तो इसका स्लोप क्या होगा, y/x। तो इसका स्लोप जो होगा ma, वो क्या हो जाएगा, y कितना है 120 डिवाइडेड बाई 3, 120 डिवाइडेड बाई 3, तो ma कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसी तरह से mb निकालेंगे, स्लोप ऑफ सेकेंड ग्राफ, तो कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 6, तो mb कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अगर कंपेयर करें तो ma इज ग्रेटर देन mb, तो ma को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p डिवाइडेड बाय, सॉरी ma को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जो m है ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मास है तो इसको m डैश लिख लेते हैं, दिस इज m डैश। तो अगर हम दोनों सब्सटेंसेस का मास को कांस्टेंट रखें, पावर को कांस्टेंट रखें, तो हम लोग स्पेसिफिक हीट को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ma की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ ग्राफ a लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस a की इज ग्रेटर देन पावर अपॉन मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ b। तो यहाँ से हमें दिखेगा SB इज ग्रेटर देन SA, क्योंकि पावर और मास दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। सो SB ग्रेटर देन SA हमारा आंसर होगा, ऑप्शन में सेकेंड वाला सही होगा। Find the ratio of impulse transferred to the wall by a ball incident normally and then at 45 degree with the normal। तो पहले एक बॉल है जो कि वॉल पे इंसिडेंट होती है, नॉर्मल इंसिडेंट, और देन 45 डिग्री पे इंसिडेंट होती है। तो दोनों केस में हमें बताना है रेशियो ऑफ इम्पल्स कितना होगा जो कि बॉल ने वॉल के ऊपर ट्रांसफ़र की। तो इम्पल्स को हम लोग लिखते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम, अगर इस केस में हम लोग देखें तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या होगा, m इंटू यू। m इस बॉल का मास होगा, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन के अलॉन्ग। सो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग सिंगल डायरेक्शन ले रहे हैं। इस केस में हम लोग 2 डायमेंशन में लेंगे। तो इस केस में अगर देखो तो कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसको इधर शो कर देते हैं। बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी e मल्टीप्लाइड बाई यू। ई क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वॉल और बॉल के बीच में। और इसका अगर मोमेंटम लिखोगे तो मास से मल्टीप्लाई करा दो। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम लिखें तो इसको लिखेंगे एम ई इंटू एम ई यू माइनस एम यू, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर हम इधर पॉजिटिव लें, इस साइड पर पॉजिटिव लें, तो इस साइड पर निगेटिव हो जाएगी। तो इधर m और u वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा e+1। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको J1 मान लो। सेकंड केस अगर कंसिडर करो तो इस केस में जो इसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा और मास m है, तो इसका अगर हम रिजॉल्व करें कंपोनेंट तो ये 45 डिग्री पे है। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u/√2 हो जाएगी, और y डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी हो जाएगी u/√2। इसको अगर हम क्लियरली लिखें तो ये 45 डिग्री के एंगल पर है। तो अब ये देखो कि y डायरेक्शन के अलॉन्ग मोमेंटम बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बिकॉज मतलब कोलिजन के टाइम पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है अगर हम इसको फ्रिक्शनलेस कंसिडर करें। और कोलिजन हो रहा है क्योंकि, तो कोलिजन के बाद इसका अगर हम सिचुएशन बनाएं तो यहाँ पर डाउनवर्ड वेलोसिटी सेम रहेगी u/√2, और x डायरेक्शन की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, और e कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मल्टीप्लाई हो जाएगा u डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, अगर हम J2 लिखें, J2 मतलब इम्पल्स सेकेंड केस में, तो इधर क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम x डायरेक्शन के अलॉन्ग केवल होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज सेम वेलोसिटी है और सेम डायरेक्शन में।
तो इस x डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर मोमेंटम निकालें तो फाइनल मोमेंटम यानी कि MEU/√2 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई इस वेलोसिटी के, तो माइनस ME नहीं होगा, MU डिवाइडेड बाय √2, ये U वेक्टर है। सो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, MU/√2 कॉमन ले लिया, E+1 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। सो हमें J1/J2 में निकालना है। पहले केस नॉर्मल इंसिडेंट डिवाइडेड बाय जब वो ऑब्लिक इंसिडेंट हुआ। नॉर्मल इंसिडेंट के केस में ये आया था हमारे पास MU ब्रैकेट में 1 + E। ऑब्लिक इंसिडेंट में हमारे पास आया MU/√2 ब्रैकेट में 1 + E। सो ये वैल्यू कम आएगी, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी √2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √2:1। ऑप्शन में हमारा सेकेंड वाला सही होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू 20 न्यूटन पर मीटर दी हुई है और पूछा है कि अगर एलोंगेशन इन दोनों स्प्रिंग में सेम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पर 2 स्प्रिंग और 2 ब्लॉक सिस्टम दे रखा है। पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और दूसरी वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 4K है। फर्स्ट वाले का मास 200 ग्राम है, सेकेंड वाले का मास 800 ग्राम है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 स्प्रिंग और 2 ब्लॉक सिस्टम दे रखा है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 स्प्रिंग और 1 ब्लॉक सिस्टम में। यहाँ पर स्प्रिंग जो होगी उसको हम लोग S मान लेते हैं और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। और हमने यहाँ पर 2 ब्लॉक को एक ब्लॉक से रिप्लेस किया हुआ है तो इसका जो मास होगा वो M इक्विवेलेंट सपोज कर लेते हैं और इसको हमने एक फिक्स्ड एंड से अटैच कर दिया है। और इस सिस्टम का हमको फ्रीक्वेंसी पता होता है। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट/M इक्विवेलेंट। और अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो इसको 2π इंटू फ्रीक्वेंसी लिख के हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, K इक्विवेलेंट/M इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन आता है कि K इक्विवेलेंट और M इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है, क्योंकि स्प्रिंग सीरीज में है तो ये हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 + K2। K1 और K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू 4K डिवाइडेड बाई K1 + K2 यानी कि 5K हो जाएगा, यानी कि 4/5 इंटू K। K की वैल्यू हमको 20 न्यूटन पर मीटर दी हुई है, 4/5 इंटू 20 न्यूटन पर मीटर, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो 16 न्यूटन पर मीटर हमारा क्या आ गया, K इक्विवेलेंट आ गया। अब निकालेंगे हम लोग M इक्विवेलेंट। M इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2, क्योंकि ये दोनों मासेस जो हैं वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जो कि सीरीज में है। तो यहाँ से हम लोग M इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। M1 हमको 200 ग्राम दे रखा है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 kg हो जाएगा। दैट इज़ बेसिक मैथ। एंड इसको 800 ग्राम दिए होते इसको kg में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 0.2 + 0.8 कितना हो जाएगा 1। ये वैल्यू आ जाएगी 0.16 kg। तो यहाँ से हमारा ओमेगा आ जाएगा √ K इक्विवेलेंट/M इक्विवेलेंट, यानी कि √ K की वैल्यू है, K इक्विवेलेंट की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय M इक्विवेलेंट की वैल्यू है 0.16। ये √100 आ जाएगा, यानी कि 10 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। सो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा हमारे पास 10/2π हर्ट्ज।
x and y are the axes along the diameter of a disk of mass m and radius r. Z is axis perpendicular to the plane of the disk. Assertion: radius of gyration is same about all the axes. Reason: all axes are symmetry axis. सो देखते हैं, यहाँ पर एक डिस्क है जिसका मास m है और इसके रेडियस r है। डिस्क के प्लेन के अबाउट जो एक्सिस है वो x एक्सिस और y एक्सिस है। डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो z एक्सिस है। पहला असर्शन बोला है कि सभी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन जो होगा वो सेम होगा। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये हमें बताना है। सो हमें पता है कि जो z एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है, क्या होता है, mr² डिवाइडेड बाय 2। ये किस केस में होता है, ये डिस्क के केस में होता है। ठीक है, तो ये बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं Ix प्लस Iy। इसको Ix और Iy इसके प्लेन में है और Iz क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। सो क्योंकि ये डायमीटर के अलॉन्ग है और तो अगर हम डायमीटर के अलॉन्ग देखते हैं तो ये किसी भी साइड से देखोगे तो ये सेम होंगे, यानी कि Ix और Iy जो होंगे वो सेम होंगे, Ix इक्वल टू Iy। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2Ix, तो Ix बराबर हो जाएगा mr² बाय 4। सो अगर हम m के स्क्वायर देखें x डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो m के स्क्वायर क्या हो जाएगा, mr² बाय 4, यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू r/2। ये x और y एक्सिस के अबाउट जो होगा वो सेम होगा, लेकिन z एक्सिस के अबाउट अगर देखें तो रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू r डिवाइडेड बाय √2 आएगी। सेम प्रोसीजर लगाएंगे, mr² बाय 2 हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, k इधर स्क्वायर रूट दोनों साइड पे करेंगे तो यहाँ पर रूट हो जाएगा। तो दैट इज़ बेसिक इजी मैथ। तो यहाँ पर r डिवाइडेड बाय √2 आ रहा है z के अलॉन्ग, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो असर्शन हमारा रॉन्ग होता है, लेकिन जो रीज़न है ऑल एक्सेस आर सिमेट्री एक्सेस वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हम इसके सेंटर से एक्सेस को बनाते हैं परपेंडिकुलर एक्सेस, तो इसके दोनों साइड पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रही है। और अगर हम डायमीटर के अलॉन्ग डिवाइड करते हैं तो ये डिस्क को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये दोनों मिरर एक्सिस की तरह भी वर्क कर सकती हैं, तो इनको हम लोग सिमेट्री एक्सिस बोल सकते हैं। तो असर्शन हमारा रॉन्ग है, रीज़न हमारा राइट है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। A ball of mass 2 kg is moving with 4 meter per second collide elastically with a stationary ball. If it continues to move in original direction with 1/4 of its original velocity, find velocity of center of mass of the system. So देखो, इनिशियल और फाइनल सिचुएशन को कंसिडर करते हुए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो एक बॉल है जिसका मास 2 kg है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो थी वो 4 मीटर पर सेकेंड है, और एक स्टेशनरी बॉल सपोज इसका मास m है उससे कोलाइड होती है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये जो 2 kg मास है इसकी स्पीड कितनी बचती है, 1/4। ठीक है, 1/4 इसका करोगे तो 4/4 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड से ये मूव करती है। और जो स्मॉल m है वो किससे मूव करेगा, सपोज v से मूव कर रहा है। गिवन है कि कोलिजन हमारा इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल टू 1 होता है, और E को अगर डिफाइन करें तो ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन क्या होगा, v-1, क्योंकि v हम लोग सेकेंड वाले का कंसिडर कर रहे हैं, और जब अप्रोच लिखेंगे तो फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले को माइनस करेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, 4 माइनस 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू v-1, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए इस स्मॉल m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से ये सिस्टम एक्सेलरेट करे, तो यहाँ पर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेंगे तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1 m2 इन दोनों के मासेस हैं, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटीज़ है दोनों की, v1 v2 दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ है। m1 हमें 2 kg दे रखा है, u1 हमें 4 दे रखा है, m2 हमें निकाल रहे हैं m, u2 0 है, इक्वल टू m1 2 है, v1 1 मीटर पर सेकेंड है, m2 हम लोग निकाल रहे हैं, v2 जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। वैल्यूज पुट हो गई और यहाँ पर बचेगा 8 इक्वल टू 2 प्लस 5m। दैट मीन्स कि मास हमारा आ जाएगा यहाँ से 6/5 kg। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जिसकी वजह से सिस्टम एक्सेलरेट करे, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी सेंटर ऑफ मास की वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला होता है, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बेसिकली v1 और v2 फाइनल वेलोसिटीज़ है कोलिजन के बाद, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटीज़ है कोलिजन के पहले। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन में अपनी वैल्यूज़ को पुट करें तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, m1 हमें 2 दे रखा है, u1 हमें 4 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, प्लस u2 क्योंकि 0 है तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 हमें 2 kg दे रखा है, m2 हमने अभी 6/5 kg निकाला हुआ है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाय 5 2 10 प्लस 6 16 डिवाइडेड बाय, सो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा ये, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 5/2 आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 में। A rubber ball is released from 5 meter height and bounces to 81/100 of its height every time. Find its average speed. So यहाँ पे एक बॉल को 5 मीटर हाइट से रिलीज़ करते हैं और फिर वो बाउंस बैक होती है और उसकी हाइट धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाती है। इनिशियल हाइट सपोज़ कर लीजिए कि h0 है, देन हाइट h1 है, देन इसकी हाइट h2 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब h1 और h0 में क्या रिलेशन है, h1 जो है वो 81/100 टाइम्स है ho के। अगर इस फैक्टर को हम लोग अल्फ़ा असाइन कर दें तो यहाँ पर अल्फ़ा h0 हो गया। इसी तरह से h2 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ऑफ उसका प्रीवियस क्या है h1, तो यहाँ पर h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर h0 टोटल हो गई, h2 की वैल्यू अल्फ़ा h1 यहाँ पर रखेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर h0 हो गया। इसी तरह से h3 हमारा निकल आएगा अल्फ़ा क्यूब h0। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t आपको फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इनिशियली तो h0 कवर किया इसने, ठीक है, तो यहाँ पर h0 लिख दिया, देन यहाँ पर पहले h1 ऊपर गई फिर h1 नीचे आई तो 2h1 कवर किया, सिमिलरली 2h2 कवर करेगी तो 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिखा h1 h2 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। देन यहाँ पर HO प्लस 2 इंटू h1 की वैल्यू क्या रखेंगे, अल्फ़ा HO प्लस अल्फ़ा स्क्वायर HO एंड सो ऑन। तो यहाँ पर HO लिख लिया प्लस
2HO कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब एंड सो ऑन, एक इनफाइनाइट जीपी हमें दिख रही है। इसकी वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, यानी कि इनका अल्फ़ा। यहाँ पर 2HO है, फर्स्ट टर्म इसका अल्फ़ा है, कॉमन रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस, अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, तो कॉमन रेशियो अल्फ़ा हो गया और बाकी सारे टर्म वैसे ही रह गए। सो यहाँ पर HO कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 1 प्लस अल्फ़ा, नीचे आएगा 1 माइनस अल्फ़ा। HO की वैल्यू हमें 5 मीटर दे रखी है तो 5 मीटर पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमने 81/100 असाइन की थी अभी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 81/100। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी 47.63 मीटर। इतना टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया। अब टोटल टाइम पे आ जाते हैं। सपोज़ करिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में इसको टी नॉट टाइम लगा, ठीक है। तो टी नॉट को हमने बोला कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है एक चक्कर में, मतलब एक बार में ऊपर से नीचे आई तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी नॉट हुआ। टी नॉट की वैल्यू हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू यहाँ पर 0 है इसलिए हमने हाफ ए टी स्क्वायर ही लिखा। ए यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा यानी कि जी, और यहाँ पर टी ओ स्क्वायर। तो यहाँ से टी ओ की वैल्यू हमको मिल जाती है √2HO अपॉन जी, ठीक है। सिमिलरली हमें T1 की वैल्यू मिल जाएगी √2H1 अपॉन जी, इतना क्लियर है। देन T2 हमको मिल जाएगा √2H2 अपॉन जी। टोटल टाइम के लिए हमें इसको एक बार में लेना है और बाकी सारी चीज़ें डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ऊपर से नीचे आने में समय लगेगा उतना नीचे से ऊपर जाने में समय लगेगा। तो अगर टोटल टाइम हम निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टोटल टाइम के लिए T इज इक्वल टू T0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 एंड सो ऑन। T0 की वैल्यू अभी हमने निकाली, दैट इज √2HO अपॉन जी प्लस 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा √2H1। H1 को हमने लिखा अल्फ़ा H0 अपॉन जी प्लस √2 यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर H0 अपॉन जी एंड सो ऑन। अगर हमने देखा कि 2H0 अपॉन जी अंडर रूट हमने बाहर ले लिया 2H0 अपॉन जी, तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर बचा 1 प्लस यहाँ पर है 2 ब्रैकेट में 2H0 अपॉन जी, अंडर रूट सब बाहर चला गया है, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर अंडर रूट अल्फ़ा क्यूब एंड सो ऑन। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अज्यूम करें तो यहाँ पर HO की वैल्यू है 5 मीटर और यहाँ पर क्या है 2, 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 10, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, इससे कोई मतलब नहीं हुआ। 1 प्लस 2 इंटू ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है जिसका पहला टर्म है अंडर रूट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो भी अंडर रूट अल्फ़ा होगा। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस रूट अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस रूट अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू 81/100 है, रूट करेंगे तो 9/10 हो जाएगा। 1 प्लस 9/10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9/10, यहाँ पर 9/10 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 19 सेकेंड। तो टोटल टाइम हमको मिल गया 19 सेकेंड और टोटल डिस्टेंस हमको मिल गई थी 47.63 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने निकाली 47.63 मीटर, टोटल टाइम निकाला हमने 19 सेकेंड, एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर होगा। हाफ लाइफ टाइम ऑफ गोल्ड इज 3 days. फाइंड द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ 2 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड। सो देखो यहाँ पर एक गोल्ड का सैंपल है, ठीक है, जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो हमें बताना है उसकी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को हम लोग लिखते हैं dN अपॉन dt और एक्टिविटी को हम लोग और भी लिख सकते हैं लैम्डा इंटू n। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट। सो नंबर ऑफ जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो लेफ्ट
जितने भी हुए हैं उसको हम लोग n में काउंट करेंगे। लैम्डा यहाँ पर क्या होगा, डीके कांस्टेंट होगा। लैम्डा की वैल्यू होती है ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ टाइम है जो कि हमको गिवन है। सो टी हाफ की वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज 3 डेज। सो 3 डेज है, इसको हमको 3 इंटू मतलब डेज की जगह हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हाफ लाइफ टाइम मिलेगी सेकंड में। ठीक है, तो एक्टिविटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा इंटू एन करना पड़ेगा। लैम्डा में हमें टी हाफ मिल जाएगा। अब हमें हमारा टास्क ये होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना। सो नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास जो होता है 197 होता है गोल्ड का, और जो गिवन मास है वो हमको गिवन है 2 मिलीग्राम, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। सो यहाँ पर मास को हम लोग ग्राम में रखते हैं डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा। अवोगाड्रो नंबर होता है 6 इंटू 10⁻23 इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 197। तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा। तो एक्टिविटी वाले फॉर्मूले में अपने वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू है ln2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ की वैल्यू है 3 इंटू 86400 इंटू, अभी हमको n की वैल्यू पुट करनी है। सो n की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 10⁻23 इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 197। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा एक्टिविटी की, सो ये वैल्यू आएगी हमारी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में। बट हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्यूरी में निकालना है। सो हमें पता है कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 3.7 इंटू 10⁻10 क्यूरी। सो अगर हमें डीपीएस को क्यूरी में चेंज करना है तो इस पूरे टर्म को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 3.7 इंटू 10⁻10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्यूरी में आ जाएगा। सो हमारा आंसर क्यूरी में कितना आएगा, 441 क्यूरी आ जाएगा। मीन्स इस पूरे टर्म को आपको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, 3.7 इंटू 10⁻10 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे 3.7 इंटू 10⁻10, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्यूरी। सो आंसर में हमारा 441 क्यूरी आ जाता है। दिस इज अ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। Water drops are falling from a tap in regular interval of time. A drop fall from the tap and after 4 seconds of falling the drop is 34.3 meter away from the next drop. Then drop are falling at a rate of। तो यहाँ पर एक टैप दिया गया है जिसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से किसी इंस्टेंट पर t इक्वल टू 4 सेकेंड पर बोला गया है एक ड्रॉपलेट है, और उससे पहले जो ड्रॉपलेट है उनके बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा, डेल्टा टी के डिफरेंस पे होगा। ठीक है, तो ये और भी कम समय में निकला होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 माइनस डेल्टा टी सेकेंड, है ना। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 34.3 मीटर दे रखी है। तो हम लोग इनके बीच के चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर बचेगा हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ g इंटू एक्सेलरेशन की जगह हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख दी, इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हाफ g 4 माइनस डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एस की जगह डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, 34.3 मीटर है। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये 2 इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 4 जो 16 हो जाएगा, माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो गया। देन यहाँ से हम लोग ये देखेंगे, ये कट जाएगा 4.9 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में कटता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7 इज इक्वल टू ये प्लस 8 डेल्टा टी, 16 से 16 कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा टी स्क्वायर, तो डेल्टा टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस 8 डेल्टा टी प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से डेल्टा टी की दो वैल्यूज़ आती हैं, पहली वैल्यू आएगी 7 सेकेंड, दूसरी वैल्यू आएगी 1 सेकेंड। तो कौन सी लेनी है हमको? देखो 7 सेकेंड नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर हमने 4 माइनस डेल्टा टी सेकेंड लिया हुआ है, 7 यहाँ पर पुट करेंगे -3 आएगा, वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो ये इसको रिजेक्ट करेंगे। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉलिंग ड्रॉप क्या हो जाएगा? 1 ड्रॉप पर सेकेंड इक्वल टू रेट ऑफ फॉलिंग ड्रॉप, तो ये हमारा आंसर होगा। Temperature versus time graph for two different gases A and B having same number of moles is as shown in figure. If heat is supplied by the same rate to both the gases, find the ratio of specific heat capacity of both gases. So देखिए हीट जो है वो सेम रेट से सप्लाई की गई है, यानी कि Q अपॉन T दोनों केस में सेम होगा। Q अपॉन T को हम लोग पावर लिखते हैं, सो P1 इक्वल टू P2 है, ठीक है, इसका मतलब। और टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ हमें दे रखा है और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम है, सो P1 अपॉन T1 को हम लिख सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय T2। Q और Q क्या है यहाँ पर? हीट सप्लाइड है, और T क्या है यहाँ पर? टाइम है। Q को हम लोग लिखेंगे, हीट को लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय T1। तो यहाँ पर सब ये फर्स्ट गैस के लिए हम लोग लिख रहे हैं। इसी तरह से सेकंड गैस के लिखेंगे तो N2C2 डेल्टा T2 डिवाइडेड बाय टाइम T2। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम दे रखे हैं तो यहाँ से N से N कैंसिल हो जाएगा और हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन दोनों गैसेस की। तो C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा? डेल्टा T2 बाय स्मॉल t2 N2 डेल्टा T1 ऊपर T1 हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, स्मॉल वाला t जो है वो टाइम है, कैपिटल T टेम्परेचर है। डेल्टा T2 जो है, सो यहाँ पर A जो है, A का मतलब क्या है? 1 के लिए हम लोग लिख रहे हैं और B का मतलब जो 2 के लिए लिख रहे हैं। तो डेल्टा T2 अगर हम बोलें तो डेल्टा T2 क्या होगा? 90 माइनस 0, यानी कि डेल्टा T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय टाइम कितना मिनट ले रहा है? ये 6 मिनट ले रहा है। देखो ये सेकंड वाला ग्राफ जो है वो 6 मिनट ले रहा है टाइम, यहाँ पर 6 हो जाएगा। जो पहला वाला लाइन है वो कितना टाइम ले रहा है मिनट में? वो 3 मिनट ले रहा है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय इसका टेम्परेचर जो होगा वो 120 डिग्री केल्विन होगा, सॉरी 120 केल्विन होगा। तो यहाँ पर 120 हो गया इसका टेम्परेचर डिफरेंस। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी, रेशियो जो आएगा वो आएगा 3 डिवाइडेड बाय 8 C1 अपॉन C2। सो ये आंसर होगा। In a parallel plate capacitor, distance between the plate is d if dielectric of variable permeability is filled as epsilon x is equal to epsilon naught plus kx if x lies between 0 to d by 2, epsilon x equal to epsilon naught plus k d minus x if x lies between d by 2 and d. Find the capacitance. So यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर दिया गया है जिसके बीच की डिस्टेंस d है और इसमें जो परमेबिलिटी भरा गया, डाइलेक्ट्रिक भरा गया है, उसकी परमेबिलिटी जो है वो वेरिएबल है, x के साथ वेरी कर रही है। तो वो कुछ एज अ फंक्शन ऑफ x है और x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए परमेबिलिटी भी अलग अलग है। तो हमें फाइंड करना है नेट कैपेसिटेंस इसका क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि x डिस्टेंस पर अगर हम लोग dx एलिमेंट लें
तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि dx एलिमेंट आपस में मिलकर किस में बने हुए हैं, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर dx लेंथ के जो कैपेसिटर हैं ये सभी क्या हैं, आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अगर हम किसी एक एलिमेंटल कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस फाइंड कर लें तो हम नेट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। सो एलिमेंटल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, डी सी इक्वल टू एरिया इंटू एप्साइलन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर हमें टोटल कैपेसिटेंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टोटल कैपेसिटेंस का। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। ठीक है, और dc का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना होगा, 0 से लेकर के d तक करना होगा, 0 to d। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dc की वैल्यू a एप्सिलॉन एज अ फंक्शन ऑफ x, ऊपर जाएगा तो ये dx हो जाएगा, ये 0 to d हम पुट करेंगे। ठीक है, अब एप्सिलॉन एज अ फंक्शन ऑफ x जो है वो 0 से d में सेम नहीं है, वो 0 से d/2 तक है कुछ और है, और d/2 से d तक कुछ और है। तो हम लोग इसको लिमिट को ब्रेक करेंगे, 0 से d/2 dx डिवाइडेड बाय a इंटू 0 से d/2 में एप्सिलॉन एज अ फंक्शन ऑफ x क्या है, एप्सिलॉन नॉट प्लस kx है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट प्लस kx लिखेंगे। देन d/2 से d तक क्या है, dx डिवाइडेड बाय a इंटू, अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट x क्या है, एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस एक्स, एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस एक्स। सो अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो उससे पहले 1 एरिया को बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 0 to d/2 dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस के एक्स, प्लस यहाँ पर हमारे पास बचेगा d/2 टू डी dx अपॉन एरिया बाहर जा चुका है तो यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस के एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ln ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस के एक्स डिवाइडेड बाय के, लिमिट्स रखेंगे 0 to d/2, और यहाँ पर बाहर क्या है 1/a है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ln ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस के एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1/k माइनस 1/k, वैल्यूज़ रखेंगे तो d/2 से लिमिट्स रखेंगे तो d/2 से d तक, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हो जाएगा 1/ak हमने कॉमन ले लिया, ln एप्सिलॉन नॉट प्लस के d/2 माइनस ln एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, और माइनस का यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ln ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस के डी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ln एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस के d/2। सो ये हो जाएगा 1/ak। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये के डी से के डी कैंसिल हो जाएगा, ln एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो यहाँ पर -2 ln एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पर क्या है 2 ln एप्सिलॉन नॉट प्लस के d/2 बचेगा। सो -2 कॉमन ले लेंगे बाहर, 2/ak बाहर ले लिया, ln एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ln a माइनस ln b का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ पर 1/c इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो c इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास a k डिवाइडेड बाय 2 ln एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर होगा। For the force equation F is equal to A cos bx plus C sin dx, find the dimension of AD upon B। So देखो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो भी डायमेंशन होती है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। यानी कि बी एक्स की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, m0 l0 t0। दैट मीन्स ये कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अगर हम डायमेंशनल वाइज बात करें तो डायमेंशन ऑफ बी की क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ बी इंटू एक्स की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ होती है, इज इक्वल टू m0 l0 t की पावर 0। तो डायमेंशन ऑफ बी हमें मिल जाएगा l की पावर -1। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ d इंटू टी क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। तो डायमेंशन ऑफ d को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये t क्या है, टाइम है। तो टाइम अगर उधर जाएगा तो t की पावर -1 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन ऑफ t क्या होगा, कैपिटल T यहाँ पर लिखेंगे, t कैपिटल T उधर जाएगा तो t की पावर -1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखोगे तो ये तो पूरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, कॉस और ये साइन। सो यानी कि अगर हमको इन दोनों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ सी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अगर डायमेंशनली बात करें तो ए की डायमेंशन जो होगी वो सी के डायमेंशन के बराबर होगी, और अगर इसके इक्वल रखना है, फोर्स के इक्वल रखना है, तो इसकी डायमेंशन फोर्स के बराबर होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। ठीक है, तो ए की डायमेंशन क्या होगी, mlt-2, और सी की डायमेंशन क्या होगी, mlt-2। हमें डायमेंशन फाइंड किसकी करनी है, AD अपॉन बी की फाइंड करनी है। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बी लिखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या है, mlt-2 इंटू डी क्या है, t-1 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बी क्या है, l की पावर -1। सो ये वैल्यू आ जाएगी ml स्क्वायर t-3। ऑप्शन में हमारा सेकंड सही होगा। A disc of radius 2 meter and mass m is rotating with 200 rpm यानी कि revolution per minute. Find the torque required to stop disc in 10 second. So हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन में, हमें डिस्क दिया गया है और डिस्क का रेडियस जो है वो हमें 2 मीटर दे रखा है। यानी कि सारी चीज़ें हमको SI यूनिट में लेके चलनी है। सो 2 मीटर क्या होगी, SI यूनिट होगी। मास इसका क्या होगा, ये m kg है, और रोटेट कर रहा है ये ओमेगा नॉट, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट को हम लोग रेडियन में चेंज करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो 200 इंटू 2 पाई रेडियन, और पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से हमारा ओमेगा नॉट आ जाएगा 400, ये 2 से ये कट जाएगा 30, 0 से ये 0 कट जाएगा। सो ये 20 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड, ये हो गया हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें इसको स्टॉप करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को हमें 0 बनाना है, कितने टाइम में, t बराबर 10 सेकेंड में बनाना है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो फाइनल यहाँ पर 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 20 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन पर सेकेंड है, प्लस अल्फ़ा इंटू 10। तो 10 हमारा ये क्या है, सेकेंड है। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा -2 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया है तो हम लोग ऐसे टॉर्क को लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा। सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² डिवाइडेड बाय 2। ये सेंटर के, इस जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होती है जो सेंटर से पास करती है, उसके अबाउट हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि इसके अबाउट ये डिस्क रोटेट कर रही थी।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मास तो हमें m दे रखा है, रेडियस जो है वो हमें 2 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फ़ा जो है वो -2 पाई डिवाइडेड बाय 3 है न्यूटन मीटर। सो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -4m पाई डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन मीटर। अगर हम यानी कि इसको अपोजिट टॉर्क चाहिए, निगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि इसको अपोजिट टॉर्क चाहिए इसको स्टॉप करने के लिए। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात करें तो ये आ जाएगा 4π/3m, और ये क्या लिखा हुआ है, ये SI यूनिट लिखी हुई है। ऑप्शन में चेक करेंगे तो 4πm डिवाइडेड बाय 3 हमारा कौन से ऑप्शन में है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। In an AC circuit having resistance of 10 ohm, find the time taken by current to reach RMS value from the maximum value. Frequency and RMS voltage of the source is 50 Hz and 220 volt. तो AC सर्किट में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10 ओम, हमसे टाइम की वैल्यू पूछी गई है। जो करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को मानते हैं I0, तो उसकी RMS वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं I0 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है। तो अगर हम करंट I0, करंट यानी कि I और टाइम के बीच में यदि ग्राफ बनाएं तो वो साइनोसॉइडल ग्राफ बनता है AC सर्किट के केस में। तो यहाँ पर क्योंकि करंट इसकी फ्लक्चुएट करती रहती है और इसकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो I0 होती है और RMS वैल्यू होती है I0 डिवाइडेड बाय √2। तो अगर हम करंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, टी इसका टाइम है, यानी कि जिस टाइम पर हम लोग देख रहे हैं। तो अब देखिए I यानी कि IRMS हमको बनाना है, तो I0 अपॉन √2 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम करंट से I0 अपॉन √2 जाने में कितना समय लगेगा, ये हमको बेसिकली फाइंड करना है, ये टाइम हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी। I0 से I0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√2। 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/4। इधर हमारे पास बचेगा साइन ओमेगा टी। तो π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 इज इक्वल टू ओमेगा को लिख सकते हैं 2π इंटू फ्रिक्वेंसी और इंटू टाइम। फ्रिक्वेंसी हमको दे रखी है 50 हर्ट्ज, f की वैल्यू कितनी है 50। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 50 इंटू 2 100। यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर टाइम आ गया, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, यानी कि t बराबर कितना हो गया 2.5 मिली सेकेंड, यानी कि 2.5 मिली सेकेंड में वो मैक्सिमम वैल्यू से RMS वैल्यू तक करंट पहुंचती है। तो आंसर होगा ऑप्शन 1।